से बात कर रहा हूँ और मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूँ 11th मैथ में जो मैथ सब्जेक्ट है उसका फर्स्ट चैप्टर जिसका नेम है समुच्चय। ठीक है, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में सेट्स बोलते हैं। हम उसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा नोट्स भी हैं, नोट्स भी बनाइएगा आप, और थोड़ा सा पढ़ाई के लिए आप सीरियस हो जाइएगा। जो आपको वर्क दिया जा रहा है उसे कंप्लीट करिएगा। ठीक है, जो आपको वीडियो भेजी जा रही है और वीडियो आपको देखिएगा और उससे नोट्स भी बनाएगा, उसके हेल्प से क्वेश्चन भी करिएगा। ठीक है, अब आपको जो वीडियो मेरी लगातार मिलती रहेंगी तो सभी बच्चे वीडियो भी देखेंगे और अपने क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन को चेक भी कराएंगे, साथ में फीडबैक भी देंगे। ठीक है, ओके। तो नाउ हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है समुच्चय यानी सेट्स। ठीक है, बात करते हैं कि होता क्या है ये सेट, इसके बारे में स्टडी करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे इसे। लेकिन सबसे पहले हम इसके बारे में स्टडी करते हैं ये होता क्या है। ठीक है, तो बात करते हैं सेट के बारे में। तो परिभाषा क्या है इसकी? वस्तुओं या पदों का ऐसा समूह, वस्तुओं या पदों का ऐसा समूह जिसमें कोई विशेष गुण पाया जाता है समुच्चय कहलाता है। इसे अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से दर्शाते हैं। ठीक है, दैट मीन्स इसमें क्या होगा इसका मतलब कि मान लीजिए हमने कुछ नंबर्स लिए। ठीक है, जैसे सभी सम संख्याओं का समुच्चय, तो सम संख्याओं में क्या कॉमन गुण आएगा कि सभी संख्याएं 2 से कट जानी चाहिए। ठीक है, तो वे सभी संख्याएं जो 2 से कट जाती हैं उनको अगर हम एक साथ मिला कर एक जगह इकट्ठा कर देंगे तो हम कहेंगे ये क्या है, एक समुच्चय। ठीक है, अच्छा, जैसे एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया हुआ है, एक सरल रेखा पर स्थित बिंदुओं का समुच्चय। अब एक रेखा खींचिए, उस पर पता नहीं कितने बिंदु होते हैं, पता नहीं कितने बिंदु होते हैं। अगर हम सबको लिखेंगे एक लाइन में लिखेंगे, सीरीज में लिखेंगे, तो हम जो उनका कलेक्शन करेंगे, इकट्ठा करेंगे उन्हें हम क्या बोलते हैं, समुच्चय बोलते हैं। ठीक है, या एक और एग्जाम्पल इसमें आपको दिया है बी, एक से 50 तक की विषम संख्याओं का समुच्चय, 1 से 50 तक विषम संख्याओं का समुच्चय। दैट मीन्स विषम संख्या क्या होती हैं, जो 2 से नहीं कटती, जैसे 1 3 5 7 9 11 13 15 17। तो ये 1 से लेकर 50 तक की ऐसी संख्याओं को अगर हम इकट्ठा करेंगे, कलेक्ट करेंगे, तो हम कहेंगे ये क्या है, एक समुच्चय। ठीक है, और समुच्चय को डिनोट करने के लिए हम हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला यानी इंग्लिश में जो हमारे अल्फ़ाबेट होते हैं उनके बिग अल्फ़ाबेट का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, कैपिटल D, कैपिटल एक्सेट्रा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं अवयव के बारे में। अवयव क्या होते हैं? ठीक है, तो ऐसी वस्तुएं या पद जिन्हें मिलाकर समुच्चय का निर्माण होता है उसे समुच्चय के अवयव कहते हैं। जैसे हमारा एक समुच्चय बना था A = 2 4 6 8, तो इसे कब बना, जब इसके अंदर हमें अवयव मिले। जैसे कि 2 एक अलग अवयव है, 4 एक अलग अवयव है, 6 एक अलग अवयव है, 8 एक अलग अवयव है। तो ये क्या होते हैं, हमारे समुच्चय के अंदर जो हमारे एलिमेंट होते हैं, ठीक है, जो हमारे एक पद होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, अवयव बोलते हैं। ठीक है, जैसे इस समुच्चय में कितने अवयव हैं, 1 2 3 4 अवयव हैं। ठीक है, क्लियर। इसके बाद अब आगे स्टडी करते हैं थोड़ा इसके बारे में। अब स्टडी करने वाले हम किसके बारे में, संकेतन यानी नोटेशन के बारे में। ये बड़ा बढ़िया एक चीज़ है, एक सिंबल है जिसे हमें हमेशा याद रखना पड़ेगा, बहुत काम आता है। ठीक है, जैसे नोटेशन होता क्या है, समुच्चय में किसी अवयव की उपस्थिति को प्रदर्शित करने के लिए ग्रीक संकेत, ये जो होता है आपका कुछ इस शेप का होता है, ये पहले सी बनाएंगे और सी में बीच में से एक डंडा खींच देंगे, दैट्स कॉल्ड बिलोंग्स टू। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल इसमें हम एक छोटा सा एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि जैसे हम हमारे पेरेंट्स कहीं पर खड़े हैं, ठीक है, और कोई हमसे ये कहे कि बताओ क्या वो आप उनके जानकार हो या आप उन्हें जानते हो, तो हम कहेंगे हाँ हम उनके बेटे हैं, यानी हम उनके बच्चे हैं, तो हम उनसे बिलोंग करते हैं। अच्छा, अगर हम उनसे बिलोंग नहीं करते हैं तो हम क्यों लिखेंगे बिलोंग टू? ठीक है, तो सेम यहाँ पर भी कंडीशन आएगी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में जैसे x बिलोंग टू A, तो x बिलोंग टू A कब करेगा, जब ये x एलिमेंट इस समुच्चय A का कोई ना कोई अवयव होगा। अगर अवयव है तो बिलोंग करेगा, और अगर अवयव नहीं है तो बिलोंग नहीं करने का। जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको दिया हुआ है यहाँ पर A = 3 4 5 6, तो हमने एग्जाम्पल लगा 5A, 5 और A में क्या बिलोंग है, तो हमें पता है कि 5 इस समुच्चय A के अंदर आ रहा है। इसका मतलब ये जो 5 है ये इस समुच्चय को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब 5 बिलोंग करता है A को। ठीक है, 7A, इसमें क्या रिलेशन है, तो हमें पता है इस समुच्चय में 7 कोई एलिमेंट है नहीं, कोई अवयव नहीं है। जब कोई अवयव नहीं है इसका मतलब ये 7 जो है इस समुच्चय को बिलोंग नहीं करता है। जब ये 7 इस समुच्चय को बिलोंग नहीं करता है तो हम लेंगे नॉट बिलोंग टू, यानी क्या करते हैं, इसे हम बिलोंग का सिंबल बनाते हैं, उसे कट कर देते हैं। इसका मतलब क्या होता है, नॉट बिलोंग टू, यानी ये बिलोंग नहीं करता। ठीक है, इसके बाद में समुच्चय का निरूपण, यानी कि समुच्चय को बनाते कैसे कैसे हैं। ठीक है, इसमें फर्स्ट हमारे पास में जो मेथड है उसे बोलते हैं रोस्टर सारणी सूची विधि। ठीक है, यानी कि एक रोस्टर फॉर्म होती है, उसको हम बोलते हैं एक रोस्टर मेथड होता है, उसके बारे में थोड़ा स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, इसमें होता क्या है, इस विधि में समुच्चय के सभी अवयव को मंझले कोष्ठक, यानी कि मैंने आपको बताया था मंझला कोष्ठक होता है कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, जो आप छोटी क्लास से पढ़ते हुए आते हो, आपको अच्छी तरह से पता है, ये क्या होता है, हमारा मंझला कोष्ठक होता है।
ठीक है, क्या होता है ये हमारा मझला कोष्ठक। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सभी इस विधि में समुच्चय के सभी अवयव को मझले कोष्ठक के अंदर अर्ध विराम, यानी ये जो कोमा होता है, ये जो क्या होता है कोमा, ये जो कोमा होता है इसे लगाकर लिखते हैं। ठीक है, अर्ध विराम लगाकर, जैसे a, b। अब जैसे हमारे पास में एक समुच्चय a, हमने क्या लिखा 1, 2, 3, 4, 5, 6। हम कभी ऐसे नहीं लिखेंगे कि ये हमने 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे कर दिया। हमें बीच में क्या लगाना पड़ेगा, कोमा जरूर अप्लाई करना पड़ेगा, और जब तक हम कोमा नहीं लगाने हैं तब तक हम उसे समुच्चय नहीं कहेंगे। तो समुच्चय लिखने का तरीका क्या होता है कि हम पहले उसे महिला कोष्ठक के अंदर लिखेंगे और हर अवयव के बीच में अर्ध विराम का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, आती है बात समझ में। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे स्टडी करने वाले हैं इसके बारे में। देखें, फिर है समुच्चय निर्माण या गुण विधि, जिसे बोलते हैं सेट बिल्डर और प्रॉपर्टी मेथड। सेट बिल्डर और प्रॉपर्टी मेथड, इस विधि में हम क्या करते हैं, मझले कोष्ठक में चर राशि, मझले कोष्ठक में चर राशि x लिखते हैं जो समुच्चय के प्रत्येक अवयव को प्रदर्शित करता है। अब हम x का गुण लिखते हैं। माना समुच्चय a के अवयव का विशेष गुण क्यों है, तो इसे निम्न प्रकार से लिख सकते हैं a इज इक्वल टू, अब देखो x और x के लिए गुण क्या है कि वो क्यों x के बराबर है। फॉर एग्जांपल यदि हमने लिखा है a बराबर AEIOU, तो ये सारे क्या है समुच्चय हैं। तो हम इसे अगर लिखना चाहें सेट बिल्डर फॉर्म में तो हम क्या लिखेंगे, a इक्वल टू समुच्चय के सिंबल लगाएंगे x, और x क्या है, x यहाँ पर अंग्रेजी के वर्णमाला का एक स्वर है, क्योंकि ये क्या है, ये एक प्रॉपर्टी, ये क्या है, एक गुण है। किसका गुण है कि ये अंग्रेजी वर्णमाला के क्या है, एक स्वर है। यहाँ पर हम एक और एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि मैं लिखूँ कि x और x क्या है, 10 से छोटी सभी सम संख्याएँ हैं, 10 से छोटी सभी सम संख्याएँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा यहाँ पर a इज इक्वल टू लिख दिया मैंने 2, 4, 6, 8 लिख दिया मैंने यहाँ पे। तो मैं इसे अगर मुझे रोस्टर फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखूँगा, a और यहाँ पे लिखूँगा मैं x, और x क्या है, x है लेस देन 10 से छोटी सम संख्याएँ, छोटी सम संख्याएँ। ठीक है, तो ये यहाँ से हमारा क्लियर हो जाता है बिल्कुल अच्छी तरीके से। इसके बाद में हम पढ़ने वाले किसके बारे में, समुच्चय के विभिन्न प्रकार, यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट। ठीक है, इसमें हमारा जो फर्स्ट है वो है रिक्त या शून्य समुच्चय। नाम से कुछ हमें पता चल जाता है कि क्या होने वाला है। ठीक है, तो रिक्त समुच्चय यानी खाली समुच्चय, या शून्य यानी कोई भी एलिमेंट ना होना, कोई भी अवयव ना होना। ठीक है, तो ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव ना हो हम उसे कहते हैं रिक्त समुच्चय। दिखाते किससे से, फाई से। ठीक है, तो रिक्त समुच्चय में केवल एक ऐसा फाई ही एक अवयव होता है जिसे हम कहते हैं कि ये रिक्त समुच्चय है, और ये एक अद्वितीय समुच्चय होता है, यानी यूनिक होता है। फाई के अलावा कोई भी इसमें एलिमेंट हम नहीं रख सकते अगर हमने बोला है उसे कि ये रिक्त समुच्चय है। ठीक है, तो रिक्त समुच्चय को हम किससे नोट करते हैं, फाई से नोट करते हैं। फाई क्या होता है हमारा, आप अच्छे से जानते हैं फाई के बारे में। फाई क्या होता है हमारा, रिक्त समुच्चय होता है। ठीक है, बात समझ में आती है। तो फाई का मतलब ये नहीं कि हमने इस फाई को रख दिया तो फाई एक एलिमेंट है। फाई एक समुच्चय में एलिमेंट नहीं है। फाई को हम नोट करते हैं रिक्त समुच्चय से। ठीक है, बात समझ आ रही है। मैं फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ, फाई एक अवयव नहीं है, फाई एक अवयव नहीं है। फाई क्या है, एक रिक्त समुच्चय, एक अद्वितीय समुच्चय है। ठीक है, यूनिक है। क्या है, यूनिक। इसके अंदर कोई भी अवयव आपको नहीं मिलने का। क्लियर। इसके बाद में फिर हम स्टडी करने वाले हैं किसके बारे में, थोड़ा सा एकल समुच्चय। किसके बारे में, एकल समुच्चय। नाम से जाहिर हो रहा है वह समुच्चय जिसमें एक और केवल एक ही अवयव हो, यानी कि एक से ज़्यादा अवयव ना हो, तो हम उसे क्या कहेंगे, एकल समुच्चय कहेंगे, यानी सिंगलटन सेट कहेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको दिया हुआ है a इज इक्वल टू मझला कोष्ठक 5 एक एलिमेंट है, या b हमारे पास समुच्चय जिसमें केवल एक a एलिमेंट है, और यहाँ पर एक c समुच्चय जिसमें एक -2 एलिमेंट है। तो सिंपल सी बात है, नाम से जाहिर है बिल्कुल कि अगर हम सिंगलटन सेट की बात करते हैं, यानी एकल समुच्चय की हम बात करते हैं, तो केवल कितना एलिमेंट होगा, एक ही एलिमेंट होगा, एक ही अवयव होगा, एक से ज़्यादा अवयव नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, ठीक है भाई। अब हम एकल समुच्चय के बाद में स्टडी करने वाले किसके बारे में, परिमित समुच्चय के बारे में। ठीक है, परिमित यानी फाइनाइट सेट बुक है। ठीक है, तो फाइनाइट मतलब हमें सिंपल सी बात है कि लिमिट होगी, और उसमें जो हमारे अवयव होंगे उसके बारे में हमें पता होगा कि कितने अवयव हैं। ठीक है, तो एक बार फिर परिभाषा पढ़ लेते हैं। वह समुच्चय जिसमें अवयव की संख्या निश्चित हो, या ऐसा समुच्चय जिसमें अवयव की गिनती की जा सके। ऐसे समुच्चय में जिसमें अवयव की गिनती की जा सके, हम उसे कैसा समुच्चय बोलते हैं, हम उसे बोलते हैं परिमित समुच्चय, यानी फाइनाइट सेट। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हम बिल्कुल करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा हुआ है a इज इक्वल टू 1 2 3 4। ठीक है, तो इसमें कितने अवयव हैं, 4 अवयव हैं। या b इज इक्वल टू AEIOU, इसमें कितने अवयव हैं हमारे,
5 अवयव हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या हो रहा है, बस सिंपल सी बात है कि हम समुच्चय में अवयवों की संख्या को आसानी से गिन पा रहे हैं, काउंट कर पा रहे हैं। तो जिन समुच्चय में हम अवयव को गिनती कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये कैसा समुच्चय, एक परिमित समुच्चय है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे किसके बारे में, अपरिमित समुच्चय के बारे में, इनफाइनाइट सेट के बारे में स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। इनफाइनाइट यानी कि पता होगा अनंत होगा, यानी कि इस बार जो हम क्या करने वाले हैं, इस बार हम अवयव की काउंट नहीं करने वाले हैं, ना ही हमसे हो पाएगी। फॉर एग्जाम्पल, वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या अनंत हो अर्थात जिसके अवयवों की गिनती नहीं की जा सकती, अपरिमित समुच्चय कहलाता है। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल देखो यहाँ पर, n इजिकल टू क्या है, सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, प्राकृतिक या प्राकृतिक बात एक ही है, संख्याओं का समुच्चय। n इजिकल टू 1 2 3 4 5, पता नहीं कहाँ तक आगे चलता रहेगा, पता नहीं कब तक हम काउंट करते हैं प्राकृतिक संख्याओं को। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमें सिंपल सी बात है, बिल्कुल अच्छे से पता चल पा रहा है कि इस समुच्चय के अंदर हम अवयवों की संख्याओं को नहीं गिन सकते, कितने अवयव आने वाले हैं, ठीक है, क्लियर है। इसके बाद में हम बात करें किसके बारे में, समान समुच्चय के बारे में, यानी इक्वल सेट के बारे में। दो समुच्चय ए तथा बी, दो समुच्चय ए तथा बी समान समुच्चय कहलाते हैं यदि ए का प्रत्येक अवयव बी में हो और बी का प्रत्येक अवयव कहाँ हो, ए के अंदर हो, ठीक है। तो हम उसे क्या बोलते हैं, समान समुच्चय बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल आपको बिल्कुल मिलेगा करने के लिए, ठीक है। इसका क्या एग्जाम्पल सिंपल सा एग्जाम्पल है इसका, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है, ए बराबर 1 2 3 4, बी बराबर 1 2 3 4, ठीक है। तो ए में 1 2 3 4 बी के अंदर हैं और बी के 1 2 3 4 ए के अंदर है, यानी इसे हम क्या बोलेंगे, समान समुच्चय बोलेंगे, इक्वल सेट बोलेंगे। परिभाषा सिंपल है कि ए के अवयव किस में हो, बी में हो, और बी के अवयव किस में हो, ए के अंदर हो, ठीक है। इसके बाद में लास्ट है हमारा इस चैप्टर में, स्टार्टिंग में मतलब हाँ, समतुल्य समुच्चय। समतुल्य समुच्चय यानी इक्विवेलेंट सेट क्या होते हैं, दो परिमित समुच्चय ए व बी, दो परिमित समुच्चय ए व बी परस्पर समतुल्य होंगे यदि ए में अवयवों की संख्या, यदि ए में अवयवों की संख्या बी में अवयवों की संख्या के बराबर हो, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए एंड नंबर ऑफ एलिमेंट सेट इन सेट बी, ठीक है। समतुल्य समुच्चय को हम ए और ये सिमिलरिटी बी से हम प्रदर्शित करते हैं। इसका बढ़िया एग्जाम्पल, ए इजिकल टू 1 2 3, कितने एलिमेंट है इसके अंदर, 3 एलिमेंट है, और बी इजिकल टू ए बी सी, कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, ठीक है। तो ये आपस में कैसे हैं, समतुल्य समुच्चय हैं। समान में और समान सेट में और समतुल्य समुच्चय में बस ये फ़र्क है कि समान समुच्चय में दोनों में अवयव समान होंगे, एक जैसे होंगे, लेकिन समतुल्य में क्या होगा, केवल नंबर ऑफ एलिमेंट ही बराबर होंगे, यानी क्या होगा कि जितने संख्या ए के अंदर है उतनी संख्या बी के अंदर होनी चाहिए। तो हम कहेंगे ए और बी कैसे हैं, हमारे समतुल्य समुच्चय, ठीक है। फिर इसके बाद में थोड़ा सा स्टडी करेंगे एक्सरसाइज के बारे में, मैं आपको बताऊं थोड़ा सा, ठीक है। एक्सरसाइज सभी को करनी, ध्यान से करनी है, चाहे आप एनसीईआरटी से करें चाहे ये वाली एक्सरसाइज करें, ठीक है, लेकिन करना सभी को है, ठीक है। सभी में क्वेश्चन कम बढ़ती हो सकते हैं लेकिन सेम क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन समुच्चय है कौन नहीं है। एक्सरसाइज हमारी कौन सी है, फर्स्ट पॉइंट 1 है। तो किसी समतल में स्थित सभी रेखाओं का संग्रह, कोई समतल है, कोई पृष्ठ है, उस पर हम कितनी रेखा खींच सकते हैं, तो उनको इकट्ठा करेंगे। एक का फर्स्ट का नाम ए बी बोल दिया, दूसरे नाम सी डी, यानी इस तरह से हम बहुत सारी रेखा खींच सकते हैं और उनको कलेक्ट भी कर सकते हैं। इसका मतलब इससे हमारा समुच्चय बन सकता है, ठीक है, इससे हमारा समुच्चय बन सकता है। तो ये समुच्चय है। किसी कक्षा 10 में सुंदर विद्यार्थियों का संग्रह। अब इसमें बात आती है, मान लीजिए 2 बच्चे सुंदर हैं, अच्छे लग रहे हैं, लेकिन किसी टीचर को अच्छे लग रहे हैं, किसी टीचर को अच्छे नहीं लग रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे पास में जो प्रॉपर्टी है वो मैच नहीं कर पा रही है, तो हम कहेंगे ये समुच्चय नहीं है। क्योंकि इसमें एक कंडीशन यहाँ पर बिल्कुल क्लियर आ चुकी है कि मान लीजिए किसी टीचर के लिए 2 बच्चे तो अच्छे हैं और किसी टीचर के 2 बच्चे अच्छे नहीं हैं, वो बच्चे अच्छे नहीं हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हम यहाँ पर क्लियर नहीं कर पाने वाले हैं कि कौन से बच्चे सुंदर हैं, कौन से बच्चे सुंदर नहीं हैं, ठीक है। क्योंकि कुछ बच्चे तो टीचर के लिए अच्छे लिए होते हैं, कुछ बच्चे बुरे भी होते हैं, लेकिन दूसरी टीचर के लिए वही अच्छे हैं, वही बुरे बच्चे अच्छे होते हैं और अच्छे बच्चे बुरे होते हैं, ठीक है। तो ये इसमें कोई हमारा फैक्ट मैच नहीं कर पाता है कि कौन से बच्चे अच्छे हैं, कौन से बच्चे अच्छे नहीं हैं, ठीक है। तो ये हमारा समुच्चय नहीं है, क्लियर है। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं, कौन से असत्य हैं। जैसे 3 बिलोंग कर रहा है क्या इस सेट को, तो हमें पता है इस सेट के अंदर 3 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है, तो क्या आएगा, सत्य आएगा। यहाँ पर टी बिलोंग करता है ए ई आई ओ को, तो इस समुच्चय में तो क्या है, वोवेल्स है, टी क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो टी इसके अंदर तो आने का नहीं, इस सेट के अंदर नहीं है। जब इस सेट के अंदर नहीं है तो कैसे बिलोंग कर जाएगा, ठीक है, यानी ये इस परिवार का नहीं है। इसके बाद में आई बिलोंग करता है, आई बिलोंग नहीं करता है ए ई आई ओ यू को, तो यहाँ पर आई बिलोंग कर रहा है लेकिन इसने क्या दिया है, नॉट बिलोंग दिया है, तो क्या आएगा, ये असत्य आएगा, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 देखो, पंडित जवाहरलाल नेहरू बिलोंग करता है भारत के सभी राष्ट्रपतियों का समुच्चय।
अब पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के राष्ट्रपति कभी नहीं रहे हैं। जब वो कभी नहीं रहे हैं तो कैसे बिलोंग कर जाएंगे, तो क्या आएगा, असत्य आएगा। 6 बिलोंग करता है एक्स, एक्स एक विषम संख्या है, एक्स एक विषम संख्या है। अब एक्स अगर एक विषम संख्या है तो एक्स की वैल्यू कितनी वाली है, 1 3 5 7 9 11, तो 6 तो उसमें कभी आने वाला है नहीं। जब 6 नहीं आने वाला इसका मतलब 6 इसके अंदर बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये असत्य है। इसके बाद 6 नहीं बिलोंग करता है एक्स एक सम संख्या है, एक्स क्या है, एक सम संख्या। अब सम संख्या क्या होती है, 2 4 6 8 10, चूँकि 6 तो आ रहा है इसके अंदर, लेकिन इसने क्या लिख रखा है, नॉट बिलोंग लिख रखा है, तो इसने गलत लिख रखा है, इसका मतलब क्या है, ये असत्य है, ठीक है। इसके बाद 1 से लेकर 30 तक की संख्याओं में उन संख्याओं के समुच्चय को बनाइए जिनके अंत में 5 हो, जिनके अंत में क्या हो, 5 हो। तो सिंपल सी बात है, क्या बन जाएगा, देखो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे क्या बनेगा आपका, जिनके अंत में क्या हो, 5 हो, तो पहला तो 5 ही होगा, दूसरा 15 होगा, तीसरा 25 होगा, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे, तो एक सेट ये बन गया। दूसरा पार्ट है हमारा, जिनके अंत में 7 हो, तो सिंपल सी बात है 7 17 और 27 ऐसे बनेगा ये, ठीक है, आपको दिख रहा है यहाँ पे। इसके बाद में जिसके अंत में 0 हो, जिसके अंत में 0 हो, अब 0 नहीं लेंगे क्योंकि 1 से ले रखा है, तो क्या आएगा, 10 आएगा और 20 आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आने का है, बीच की बात कर रहे हैं वो, ठीक है। और फिर है हमारा जिनमें अभाज्य संख्याएं हो, अभाज्य संख्या है। अब अभाज्य संख्या बहुत कम बच्चों को पता होती है अभाज्य संख्या क्या होती है। तो अभाज्य संख्या वो संख्या होती हैं जो किसी से भाग नहीं होती हैं, केवल अपने आप से भाग होती हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारा 1 ना तो भाज्य ना ही अभाज्य है, तो 2 अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है, 7 भी अभाज्य संख्या है, 11 भी अभाज्य संख्या है, 13 भी और 17 भी और 19 भी और 23 भी और आपका 29, ठीक है। ये सारी संख्या क्या है, हमारी अभाज्य संख्या है। तो इसका सेट क्या बन जाएगा, हमारा अभाज्य संख्याओं का समुच्चय बन जाएगा, ठीक है, क्लियर है। इसके बाद इलाहाबाद शब्द में हुए स्वरों का और व्यंजनों का समुच्चय लिखिए, स्वरों का और व्यंजनों का। तो स्वर कौन कौन सा है इसमें, एक तो ए आर है। अच्छा हाँ, अगर किसी वर्ड में कोई अवयव बार बार रिपीट होता है तो समुच्चय बनाते टाइम हमें उसे केवल एक ही बार लिखना है, दूसरी बार बिल्कुल नहीं लिखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर इलाहाबाद है, तो इलाहाबाद में एक तो ए आ गया, ए ही आ रहा है, तो इसका मतलब एक समुच्चय क्या हो गया, हमारा ए हो गया, ठीक है। दूसरा कॉन्सोनेंट का, तो एक तो एल आ गया, एक एच आ गया, एक बी आ गया, एक डी आ गया, तो क्या जाएगा, बी डी एच और एल, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये इसका समुच्चय बन गया व्यंजकों का, ठीक है, क्लियर। इसके बाद में समुच्चय ये दे रखा को संचित रूप में लिखे। मैंने फिर भी बताया था आपको, अभी इससे पहले मैंने बताया था कि हम किसी समुच्चय के अंदर अवयव को बार बार रिपीट नहीं करते हैं, केवल एक अवयव को एक बार ही लिखेंगे। तो यहाँ पर रिपीट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रिपीट। तो हम यहाँ पर केवल यहाँ पर ये 3 बार ए आ रहा है तो उसे केवल एक बार ही लिखेंगे। यहाँ पर कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, ठीक है, तो इसे एक बार लिखना है, क्लियर है, ठीक है। तो बस ये ध्यान देना है कि हमें क्या करना है, हमें केवल इतना करना है कि अवयव सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट बार बार रिपीट ना हो, ठीक है। कोई एलिमेंट केवल एक ही बार आना है, एक ही बार लिखना है, इससे ज़्यादा बार हमें इसे बिल्कुल भी नहीं लिखना है, क्लियर। अच्छा, इसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। निम्नलिखित समुच्चयों में अन्य अवयव के गुणों के आधार पर तारांकित अवयव को लिखिए। राम लक्ष्मण भरत, राम लक्ष्मण और भरत, तो राम लक्ष्मण और भरत, और यानी कि ये तीनों राम लक्ष्मण भरत भाई थे, तो इनका चौथा भाई क्या था, इनका चौथा भाई था शत्रुघ्न। कौन था, शत्रुघ्न, ठीक है, कौन था, शत्रुघ्न। तो इसे पूरा कर दिया हमने समुच्चय को। इसके बाद में 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, फिर क्या आएगा, 5/6 आएगा। कितना आएगा, 5/6 आ जाएगा इसका आंसर, क्लियर। इसके बाद में AEIO आएगा, इसे फिल कर लोगे इजली। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राधा कृष्ण, डॉक्टर जाकिर हुसैन, श्री वी गिरी और श्री फ़खरुद्दीन अली अहमद और श्री नीलम संजीव रेड्डी, ठीक है। तो इसमें एक को क्या जुड़ जाएगा, इसमें जुड़ जाएगा श्री ज्ञानी जैल सिंह, श्री ज्ञानी जैल सिंह जुड़ जाएगा, जो इसमें अनकम्प्लीट है, ठीक है। तो ये भी इसके इस डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी हमारे मतलब पूछ रहे होंगे, और डॉक्टर राधा कृष्ण, डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये सारे हमारे जाने माने नाम हैं। तो इसमें एक नाम और जुड़ जाएगा, कौन सा, श्री ज्ञानी। नाम क्या आएगा हमारा, श्री ज्ञानी जैल सिंह, ठीक है, श्री ज्ञानी जैल सिंह, ठीक है, क्लियर है। इसके बाद में ये चाहिए क्वेश्चन भी खत्म होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा निम्नलिखित, ठीक है। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर अब आगे आ रहा है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा एक 7 क्वेश्चन है, इसको हम स्टडी करने वाले हैं। जैसे
निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक को रोस्टर रूप में लिखिए। ठीक है, दिखाई दे रहा है यहाँ पे। हमें इसमें क्या करना है, हमें इसमें क्या करना है कि निम्नलिखित को रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो बड़े प्यार से लिखेंगे रोस्टर फॉर्म में, आसान है। जैसे x एक पूर्ण वर्ग है और 50 से छोटा है, 50 से क्या है, छोटा है, तो बड़ा आसान क्वेश्चन है। x क्या है, एक पूर्ण वर्ग है, तो 1 एक पूर्ण वर्ग है, 4 एक पूर्ण वर्ग है, और 9 एक पूर्ण वर्ग है, 16 एक पूर्ण वर्ग है, और 25 एक पूर्ण वर्ग है। ठीक है, तो 1 एक पूर्ण वर्ग है, 4 एक पूर्ण वर्ग है, 9 एक पूर्ण वर्ग है, 16 एक पूर्ण वर्ग, 25 और 36 और 49, ये क्या है, पूर्ण वर्ग है जो 1 से लेकर 50 के बीच में आ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में क्या आएगा, सेकंड क्वेश्चन क्या आएगा, ये हमारा समुच्चय बन गया। इसका क्या बन गया, ये समुच्चय। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, x 2 अंकों की ऐसी संख्या है जिसके दोनों अंकों का, ये क्वेश्चन दरअसल मिसप्रिंट है। ठीक है, तो इसे हम क्वेश्चन को कट कर लेंगे, ये क्वेश्चन मिसप्रिंट है, कंप्लीट क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड, x एक पूर्णांक है और x² - x = 0। पूर्णांक है, क्या है पूर्णांक, और पूर्णांक नंबर कौन से होते हैं, जो माइनस के भी होते हैं प्लस के भी होते हैं, सॉरी हाँ पूर्णांक होते हैं हमारे माइनस के भी होते हैं और प्लस के भी होते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, x की वैल्यू पुट करनी है, x की हमें क्या करनी है, वैल्यू पुट करनी है। तो हम यहाँ पर x की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी हम क्या रखने वाले हैं, हमारे पास सेट बनने वाला है -3 -2 -1 -2 -3 -1 0 1 2 3 4, और इधर के इन्फिनिटी और इधर भी इन्फिनिटी, यानी कि हम क्या करते हैं, सभी पूर्णांकों को इसके अंदर रख सकते हैं। ठीक है, क्लियर। इसके बाद में हम बात करने वाले किसके बारे में, हाँ लास्ट क्वेश्चन है, x एक प्राकृतिक संख्या जो 6 का गुणांक है और 400 से छोटी है, यानी 6 का टेबल लिखना पड़ेगा 400 तक, यानी कि जहाँ 6 से लेके और हमें 400 से कम तक वो सभी संख्याएं लिखनी पड़ेंगी जो 6 से कट सकती हैं, जो 6 से कट सकती हैं, हमें वो सारे के सारे क्या करने पड़ेंगे, लिखने पड़ेंगे। ठीक है, क्लियर है, अरे क्लियर है, तो हमें इन्हें सबको लिखना पड़ेगा जो क्या, अच्छा 6 x एक प्राकृतिक संख्या जो 6 का गुणक है और x²। ठीक है, x² जो 400 छोटा है, तो 6 का वर्ग करिए, कितना आएगा, 6 का वर्ग करा तो 36 आया। क्लियर, इसके बाद में और आपने 12 का वर्ग करा तो कितना आया, 144 आया, और 18 का वर्ग करा तो कितना आया, 324 आया। अब अगर इससे आगे का वर्क करोगे तो 400 पर पूछ जाएगा। इसके मतलब कौन कौन से हमारे पास में 6 12 और 18। ठीक है, तो ये समुच्चय बन गया इसका। क्लियर है, तो मैंने आपको सब बता रखा है। अब ये क्वेश्चन थोड़े से मैं आपको दे रहा हूँ और आप ये सारे एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे और मुझे चेक भी करानी है आपको सारे एक्सरसाइज। ठीक है, जिस क्वेश्चन में जिस बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है, तो वो मुझसे पूछेगा। व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको दे रखा है, आपको सबको पता है व्हाट्सएप नंबर, और ये लिंक है मेरा जो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। और अगर आप वहाँ पे भी कमेंट करें, कमेंट कर सकते हैं। अगर किसी बच्चे को कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है तो बिल्कुल बेझिझक आगे पूछिए, क्योंकि मैं फिर बता रहा हूँ, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि अब आप सीरियस हो जाइए पढ़ाई के लिए। ठीक है, आप अब बिल्कुल भी ऐसा ना करें, ऐसा लेजीनेस ना ले गए जिससे आपकी स्टडी का नाश हो जाए। ठीक है, तो आपको स्टडी बिल्कुल रेगुलर करनी है। हम जब मेहनत करें तो आपको मेहनत करने में क्या प्रॉब्लम है, हमें तो मेहनत करें आपके लिए। ठीक है, तो आप भी मेहनत करेंगे अच्छी तरीके से। जिस बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है, कहीं पर प्रॉब्लम, बेवकूफ़ कभी भी आके कॉल करेगा, फ़ोन करेगा, व्हाट्सएप करेगा, इमेज करेगा, कुछ भी करेगा बहरहाल, लेकिन हमें बताएगा और हम उसको सोल्यूशन से देंगे। NCERT से पढ़िए, चाहे मैं आपको एक्सरसाइज भेज रहा हूँ, मैं आपको सारा डाटा भेज रहा हूँ, आपको नोट्स भेज रहा हूँ, उससे पढ़िए और एक्सरसाइज करिए। जिस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है, क्वेश्चन नंबर डालिए, मुझे बताइए, मैं आपको उसका सोल्यूशन भेज दूँ। ठीक है, वही काम आपको फिजिक्स में करना है, वही काम आपको मैथ में करना है, लेकिन बताना है, फीडबैक देना है बस। ठीक है, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, फीड दें आप बस। ठीक है, बात समझ आ रही है, तो आप सभी बच्चे फीड देंगे, हमें फीडबैक देंगे। जब आप फीडबैक दोगे तभी तो हम किसी रिजल्ट पर पहुँचेंगे कि आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल अब आप सीरियस हो जाइए स्टडी के लिए। और मैं आपको जो वीडियो भेजता हूँ, जो मैं आपको वीडियो भेजता हूँ, उस वीडियो को पूरी देखें। ठीक है, और वीडियो देखने के बाद में थोड़ा सा ये काम कर देगा, अगर आपको अच्छे लगे तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, मैं गोविंदर कॉलेज से मनोज बात कर रहा हूँ। ठीक है, और थैंक यू।